लर्निंग ऑब्जेक्टिव, कोई भी जैसे वैक्सीन को पढ़ना है, हमें समझना है, तो पहले मैं थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ जो हम लोग लास्ट 2 क्लास से कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वही है कोविड के बारे में कि वो कोविड होता है क्या है, कोविड-19 स्ट्रेंस क्या करता है और किसमें इशू क्या। उसके बाद समझेंगे हम किस तरह से वैक्सीन बनती है, हाउ द वैक्सीन वर्क्स, भैया कैसे काम करती है। फिर द बॉडीज नेचुरल रेस्पॉन्स, हमें बॉडी के अंदर जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो किस तरह से काम करते हैं, हम वैक्सीन क्यों लगवा रहे हैं, हमें हमारा इम्यून सिस्टम तो है हमारे पास लेकिन हमें वैक्सीनेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो हम थोड़ी सी जानकारी भी लेंगे, बेसिक आइडिया लेंगे किस तरह से हमारी बॉडी काम करती है। देन हाउ वैक्सीन हेल्प्स, हम ये वैक्सीनेशन करवा रहे हैं तो हमें कोविड-19 से हमें कैसे फायदा मिल रहा है उसको भी हम जानना चाहिए, ठीक है। फिर हम देखेंगे कोविड-19 के वैक्सीन के बारे में, जो कोविड-19 की वैक्सीन है, बहुत सारी वैक्सीन आई हुई हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ कोविशील्ड को वैक्सीन ही है, बहुत सारी वैक्सीन जो हैं डेवलप कर चुके हैं और उनका यूज़ किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, पूरे दुनिया में, विश्व में, ग्लोबली उसको यूज़ किया जा रहा है, उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। और लास्ट में जो रहेंगे आपके एमसीक्यूज या ट्रू एंड फॉल्स रहेंगे आज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो आज का लेक्चर है। तो पहले समझते हैं कोविड-19 की क्या है, फटाफट चलेंगे। कुछ नहीं होता है, कोविड-19 एक वायरस के कारण होता है, एक बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है और चारों तरफ उसको एक एनवलप में एनक्लोज किया जाता है, प्रोटीन का एनवलप होता है, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो। अंदर जो है सारा जेनेटिक मटेरियल और चारों तरफ जो है इसका प्रोटीन है। ये कोविड किससे फैलता है, कोविड फैलता है SARS-CoV-2 वायरस से, जो उसका वायरस का नाम है, उसका नाम है SARS-CoV-2। इट इज नथिंग बट सीरियस एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोविड वायरस 2। और ऐसे जो बीमारी होती है उसको कहते हैं कोविड-19। पहला केस कहाँ आया था, वुहान सिटी ऑफ चाइना के अंदर आया था, वहाँ पे निमोनिया, वायरल निमोनिया के केसेस पकड़ में आए थे। कोविड-19 का मतलब क्या होता है, कोविड-19 का अगर वर्ड को तोड़ा जाए तो ये कोविड-19 होता है कोरोना वायरस डिजीज विच वाज कॉज्ड इन 2019, ठीक है। अब इसको किसने नाम दिया, नाम दिया WHO ने, WHO ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने इसको नाम दिया, ठीक है बच्चों। एक छोटा सा रिवीजन है। अब बात करते हैं वैक्सीनेशन स्ट्रेटजीज फॉर कोविड-19, ठीक है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखो मैंने 3 लेक्चर दिया। पहले लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन कराया, दूसरे के अंदर ड्रग थेरेपी एंड डायग्नोसिस करिए और तीसरे के अंदर हम वैक्सीनेशन देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन होता है। एक बार एक स्टेप बाय स्टेप हम इसको प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो वैक्सीनेशन स्ट्रेटजीज देखने से पहले मैं आप सबको मैं शुरू से वीडियो दिखाता हूँ। तो पहले अपन देखते हैं इसकी वीडियो के बारे में, ठीक है। ये वीडियोस है, मैंने 2 वीडियो निकाल के रखे हैं, पहले दोनों वीडियो देखेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा, फिर अपन इसकी थ्योरी समझेंगे। इज दैट ओके गाइस? पहले आप वीडियो देखना पसंद करोगे? ओके सर। यस सर। ओके, एक वीडियो देखते हैं, एनिमेशन वीडियोस हैं, तो फिर आगे पढ़ेंगे। जस्ट होल्ड ऑन। आपको वीडियो दिखाई दे, मतलब स्क्रीन दिखाई दे रही है वीडियो की? Yes sir. Yes sir. Okay, I'll just play the video now. Kindly watch it very carefully. It is a very interesting one. Animations के ऊपर based है, animation बनाया गया है, बहुत अच्छे से cartoonistic video है. Try to watch it and you will be able to understand. And later on we'll discuss in detail about this particular video. Okay, so watch it very carefully. Okay. All COVID-19 vaccines being developed aim to produce immunity to the SARS-CoV-2 virus by stimulating an immune response to an antigen, usually the characteristic spike protein found on the surface of the virus. Some traditional vaccines achieve this by modifying the virus to weaken or disable it, so that when introduced to the body, an immune response can be generated to the antigen, without the virus causing disease. When the immune system comes into contact with the weakened virus, its defenses, such as antibodies and T cells, attack the virus or infected cells. In the process, specialized memory cells take note of the specific antigen and prime the immune system to produce cells and antibodies
that will quickly target these proteins. So the next time that person is exposed to the same virus, the immune system is ready to fight it off. Instead of using the whole virus, another way to trigger immunity involves using just fragments of it, like the spike proteins. These subunit vaccines have the advantage of being relatively easy and cheap to produce, and are incapable of causing disease because these fragments are not able to infect host cells. However, they are less likely to be recognized by immune cells aimed at attacking infected cells, which means they may trigger a weaker immune response. Because of this, subunit vaccines often include chemical agents called adjuvants, which are designed to stimulate a stronger immune response, and booster shots may also be required. Not all vaccines are designed to introduce antigens to the body. Some work by using cells in a patient's body to produce the antigens themselves. Examples include viral vector vaccines and mRNA vaccines. In both cases, the goal is to get a short fragment of genetic code taken from the target pathogen, in this case the SARS-CoV-2 virus that causes COVID-19, into the patient's cells. By hijacking the cellular mechanisms, these kinds of vaccines mimic the way viruses normally reproduce during natural infection. But rather than creating copies of the virus, the cells only produce large amounts of antigen that then usually trigger a strong immune response. Viral vector vaccines achieve this by inserting the genetic code for the antigen into a harmless virus, which effectively acts like a delivery system to get the code into the cells without causing disease. Vector-based vaccines can be complex to develop, but they can trigger strong immune responses without the need for adjuvants. And in theory, one type of vector can be used to deliver code for a range of different antigens, which can speed up vaccine development. Nucleic acid vaccines, like mRNA and DNA vaccines, also involve inserting genetic code into cells to produce antigens. But instead of using viruses to deliver the code, these vaccines take a more direct approach that involves inserting the code directly into cells, either by attaching it to a molecule or by forcing it into cells using a gene gun. These vaccines can be quick and cheap to develop, but they are a relatively new technology. With hundreds of COVID-19 vaccines now in development, it's likely that a mixture of different approaches will be needed in order to stop the global spread of this coronavirus and end the pandemic. समझ में आया बच्चों वीडियो? हेलो, ओके। तो आप लोगों ने वीडियो देखा किस तरह से जो वैक्सीन होती हैं डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। वैक्सीन का अल्टीमेटली जो गोल होता है वो बॉडी को पहले से प्रिपेयर कराना होता है कि आपके ऊपर कोई भी संकट आता है तो आप मतलब आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी पैथोजन या कोई भी बाहर का फॉरेन ऑर्गेनिज्म आपको अटैक कर रहा है, सो योर बॉडी इज वेल प्रिपेयर्ड टू डिफेंड यू कैन से हिमसेल्फ। ओके, so that's the main motto of vaccination। हम हमारी बॉडी को पहले ही तैयार कराते हैं। जैसे अगर अपन कोविड-19 की बात करें तो हम वैक्सीनेशन क्यों करा रहे हैं? मान लो जो लोग जो हैं कोविड-19 से अफेक्ट नहीं हुए हैं, अभी कहते हैं ना हम लोग कि अगर मान लो इन्फेक्शन हो गया तो आप 2-3 महीने रुक सकते हो क्योंकि आपकी इम्यूनिटी अब आपकी स्ट्रांग हो गई है, आपकी इम्यून सिस्टम जो है अब एक्टिवेट हो गया है। जिनका नहीं एक्टिवेट हुआ है तो उनके लिए वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी को पता नहीं है ये वायरस जब अंदर एंटर करता है तो उनको पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ है अंदर और वो बहुत सारा डैमेज कर जाता है। तो ये वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है। इसमें 4 तरह की वैक्सीन के बारे में बताया। मेन जो वैक्सीन होती हैं अगर उसको मोटा मोटा समझें तो पहला होता है कि वैक्सीन के अंदर हम ऐसा कोई जो हमारा एंटीजन है, जो मतलब एंटीजन इन द सेंस जो वायरस है, हम वायरस को बिल्कुल डेड कर देते हैं, मतलब उसको इतना वीक कर देते हैं और फिर उसको हम बॉडी में डालते हैं तो इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो हमारे बॉडी को हार्म नहीं कर पाता।
तो होता क्या है, हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है उसको देख के पहचान जाते हैं कि हाँ ये वायरस है, इतना वीक है, अगर ये स्ट्रांग रहेगा तो ये हमें खराब कर सकता है, हमारी बॉडी को खराब कर सकता है। तो अंदर हमारे जो टी लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं, जो इम्यून सिस्टम होता है, उसके अंदर एक छोटी सी मेमोरी होती है, वो पहचान जाता है कि हाँ ये वायरस जब आएगा बॉडी में तो हमें काम कैसे करना है। उसके पास प्री स्ट्रेटेजीज हो जाती है। जैसे अपन क्रिकेट मैच खेलते हैं, कोई बच्चा स्पोर्ट्स खेलता है, तो हम कोई भी फाइनल मैच खेलने से पहले एक नेट प्रैक्टिस करते हैं ना, वैसे ही ये वैक्सीन क्या करती है, हमारी बॉडी को तैयार कराती है कि सामने जब ये वायरस आपको, जब एक्चुअल वायरस सामने आएगा तो आपकी बॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है उसको डिफेंड करने के लिए। पहला तरीका क्या होता है वैक्सीन बनाने का, ये वायरस को बिल्कुल ही वीक कर देते हैं। हम कैसे पता कराएं हमारी बॉडी को कि हाँ ये वैक्सीन बना रहे हैं? तो पहला तरीका क्या होता है, वायरस लेते हैं, वायरस को आइसोलेट किया, लैब में लेके गए, इसको बिल्कुल ही कमजोर कर दिया जाता है, यू नो। ओके, क्वेश्चन, अच्छा, अब जैसे मैं भी बोलूंगा इसके बारे में, एक बच्चे ने सवाल पूछा है कि फीवर क्यों होता है वैक्सीन लगाने के बाद। ये अच्छी बात है बच्चों, अगर फीवर आ रहा है इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम उस पर काम कर रही है। हमारा फीवर आना कोई बुरी बात नहीं होती है, मेडिकल साइंस में फीवर आना के नहीं है, ये सिम्टम्स बता रहा है कि हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शन लगा है और हमारी के अंदर फीवर डेवलप हुआ है, तो ये अच्छी बात है, इसमें डरना। लेकिन हाँ बहुत ज्यादा आ रहा है तो थोड़ा डरने वाली बात है। लेकिन हाँ हम यूं नहीं कह सकते कि फीवर आया तो कुछ खराब, वैक्सीन खराब है, नहीं, ये हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है जो हमें वापस से मतलब जब वैक्सीन अंदर गई है उसके अंदर वायरस था, मतलब डेड वायरस भेजा है, हमारी बॉडी उसको मार रही है, उसको तैयार कर रही है अपनी बॉडी को। तो उस चक्कर में क्या होता है, हमारी बॉडी एक रेस्पॉन्स देती है। रेस्पॉन्स किस फॉर्म में आता है, फीवर के फॉर्म में आता है, बॉडी में दर्द होना एक फॉर्म के अंदर आता है। आया बच्चा समझ में सवाल तुम्हारा, मैं क्या कह रहा था? अभी मैं इसको और समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा ये होता क्या है। फीवर आ रहा है या बॉडी में दर्द होता है, वो कोई वो नहीं है कि इसमें कोई डरने वाली बात है। इट्स अ गुड साइन, यू कैन कंसिडर इट अ गुड साइन। हाँ बहुत ज्यादा है, मतलब मान लो 102 103 3-4 दिन तक रह रहा है, तब एक बार डॉक्टर को दिखाना। हाँ आज लगाया, 3-4 घंटे बुखार आया गया, इट्स अ गुड थिंग, इट मींस आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम काम कर रहा है और वैक्सीन जो लगी है वो उस वैक्सीन के अंदर जो वायरस है उसके लिए अगेंस्ट काम हो रहा है। ये हमारी बॉडी का एक नेचुरल सिस्टम है बच्चों, इसको डरने वाली बातों में नहीं बात करते। तो एनीवेज आई जस्ट कम बैक टू द मेन पॉइंट। मैं वैक्सीन के बारे में बता रहा था। वैक्सीन जो होती है बच्चों, या तो वायरस, पूरा वायरस ले लिया जाता है, पूरा वायरस लेते हैं और उसको बिल्कुल ही डेड कर दिया जाता है। लैब में लेके आते हैं, लैब में लेके उसको लेबोरेटरी के अंदर डिफरेंट प्रोसीजर्स के थ्रू उसको बिल्कुल डेड कर दिया जाता है और फिर इसका एक वैक्सीन बनाया जाता है, मतलब उसको डाइल्यूट करते हैं और फिर इंजेक्शन के थ्रू आपकी बॉडी में देते हैं। अब वो वायरस तो बिल्कुल ही डेड है, वो अब बॉडी में जाके एक्टिवेट नहीं होगा। अब उसको देख के हमारा इम्यून सिस्टम उसको मारना स्टार्ट करता है और उसको क्या होता है, याद हो जाता है, हाँ देखो ये वायरस ऐसा आता है, इतना वीक, अब तो कमजोर था, लेकिन जब इसका जो बड़ा एक्टिवेटेड फॉर्म आएगा तो हमें काम कैसे करना है हमें पता चल जाता है। हमारी बॉडी में इंटरनल मेमोरीज होती है, वो पहचान जाती है। फिर बात करते हैं दूसरे टाइप की वैक्सीन की। दूसरे टाइप में बताया गया है कि जो वायरस के जो मेन पार्ट्स हैं, जैसे वो स्पाइक प्रोटीन जो है जिसके कारण वो वायरस जो है सेल के अंदर इंटरनलाइज करता है, उसको निकाल के चॉप करते हैं, उनको बिल्कुल चॉप छोटे छोटे करके बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े बना लेते हैं और फिर उसको वैक्सीन बना के दिया जाता है। लेकिन इस वैक्सीन में एक प्रॉब्लम है, इस वैक्सीन के साथ हमको बार बार बूस्टर डोज लेनी पड़ती है। जैसे अभी चल रहा है ना कोवैक्सीन का, तो हमें एक डोज लगाई, इसकी दूसरी डोज 84 डेज बाद लगती है, वो एक बूस्टर डोज होती है। हमारी बॉडी को वापस याद कराया जाता है, रिवाइज कराया जाता है कि हाँ आपको अगर कोई ऐसा कोई वायरस बाहर से आता है तो आपको काम कैसे करना है, आपको पहचान कैसे करना है। ठीक है, तो ये सारा मोटा मोटा था जो हमने वैक्सीन के बारे में समझा। अब एक काम करते हैं, एक वीडियो और देखते हैं जिसके अंदर किस तरह से कोविड वैक्सीन डेवलप की गई है उसके बारे में बताया गया है। तो एक वीडियो और दिखाता हूँ, फिर अपन आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप देखें, एक वीडियो और दिखा रहा हूँ। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल, वीडियो स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। Yes, sir. Okay, thank you. I'll just play the video now. Yes, sir. So watch it very carefully. It seems like the whole world is holding its breath for the COVID-19 vaccine.
But you might be wondering, how do we even go about making the COVID-19 vaccine? There are two main goals in vaccine development. First, the vaccine needs to be safe to administer to the general population. Second, the vaccine needs to be efficacious against the pathogen, for instance, a virus. There are a couple ways to identify that, by seeing if it produces a significant immune response to the virus, or by seeing if it reduces the chance of getting the disease itself. Before a candidate vaccine even begins being administered to humans, it goes through extensive animal testing, typically using lab mice. In this phase, researchers are looking for side effects within the mice, which can range from mild skin irritation at the site of injection to death. Researchers also take blood samples from the mice over the next several days to weeks. Researchers measure the blood antibody levels of the mice and specifically look for antibodies being produced that would combat the virus. A sufficient number of antibodies being produced after the vaccine is administered is a promising result. Sometimes mice are given the virus to see if having the vaccine prevents them from getting the disease. If there are no significant negative side effects and there's evidence of vaccine efficacy, the vaccine can move to clinical trials. Clinical trials are broken down in 3 phases and are designed to measure both the safety of the candidate vaccine and the immune response, just like in mice. In all of these phases, humans are given the candidate vaccine and others are given a placebo with the goal to help make it easier to compare the efficaciousness of the vaccine. Healthy adults are usually chosen for these studies because the goal is to ensure that they are least likely to develop a serious problem from the vaccine, and so that if they do develop a health issue, it's most likely from the vaccine and not from an underlying condition. In Phase 1 trials, a small group of individuals on the order of a few dozen are picked to establish a candidate vaccine safety, such as side effects, as well as the upper and lower limits for vaccine doses. Vaccine doses that are too low may not create an efficacious immune response, whereas vaccine doses that are too high may cause unwanted side effects, so finding the right dose is really important. In Phase 2 trials, the primary focus is on the efficacy of a candidate vaccine. Researchers are trying to answer the question, does the vaccine at this dose produce a sufficient immune response? In these trials, a few hundred individuals who match the demographics of the population the final vaccine will need to protect are given the vaccine. In Phase 3 trials, the goal is to get a larger sample size of people, usually in the thousands, to further prove that the vaccine is efficacious. Researchers in this phase are looking to see if individuals who received the candidate vaccine contract the disease circulating in the real world. Questions researchers are trying to answer include, did someone who got the candidate vaccine get COVID-19, as well as how severe were vaccinated people's symptoms if they did get COVID-19? This phase can take months or years to gather enough information. If a candidate vaccine makes it through all 3 phases of clinical trials and is shown to be both safe and efficacious at combating the virus, then it is approved for manufacturing and distribution to the population. Today, 151 vaccines are in animal testing, 17 are in Phase 1, 13 are in Phase 2, and 10 vaccines are currently in Phase 3 trials. One candidate vaccine has been approved in Russia. However, Russia skipped Phase 3 testing, and its safety and efficaciousness in the broad population is currently unknown. As a quick recap, once a candidate vaccine has been created, it goes through animal testing to establish its safety and efficacy. After that, the candidate vaccine enters human trials, where the drug is tested for safety and efficacy in humans, with increasingly larger cohort sizes. तो आप लोगों ने ये वीडियो देखा भी, बस समझ में आया उस वीडियो के बारे में क्या बताया इन लोगों ने? बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल वीडियो था। यस और नो? हेलो?
अच्छा देखो इस वीडियो में क्या इंपॉर्टेंस थी, इस वीडियो के अंदर बताया गया किस तरह से एक वैक्सीन जो होती है, यस यस सोनाली, हेलो, Yes, sir. any question Sonali? No, sir. Okay, fine. So what I was telling about this particular video, इस वीडियो में दिखाया गया है कि किस तरह से एक वैक्सीन डेवलप की जाती है। अभी मैंने जो फर्स्ट वीडियो दिखाया था उस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज देखी। अब सपोज करो आपने एक स्ट्रेटेजी को लेके आपने एक वैक्सीन डेवलप की, ठीक है, आपने वायरस लिया, वायरस को लैब में ले गए, लैब में जाके उसको डिनेचर किया, उसको बिल्कुल वीक कर दिया और फिर आपने उसकी एक वैक्सीन बनाई। अब वैक्सीन बनते ही अब ये बाहर आप मार्केट में या बाहर जो जनरल पॉपुलेशन उसको नहीं दे सकते। अब क्या होगा, इसके ऊपर बहुत सारी टेस्टिंग की जाती है। पहला एनिमल टेस्टिंग होती है, मतलब चूहों के ऊपर या फिर दूसरे जो लैब्स एनिमल्स होते हैं उसके ऊपर देखा जाता है कि इस वैक्सीन से कोई बुरा प्रभाव तो नहीं आ रहा है। फिर अगर वहाँ अप्रूवल मिलता है तभी जाता है क्लिनिकल ट्रायल फेज 1 में। क्लिनिकल ट्रायल फेज 1 में क्या होता है, कुछ लोगों को, मतलब बंच ऑफ पीपल लाइक डजन 10 to 15 लोगों का एक ग्रुप लिया जाता है जो हेल्दी है और फिर उनको वो वैक्सीन दी जाती है। अब वो वैक्सीन देखी जाती है उन 10-12 लोगों में जब डाला गया तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट आया, कोई बीमार तो नहीं पड़ा, कोई बीमारी तो नहीं आई, कोई साइड इफेक्ट्स तो दिख नहीं रहे। अगर वो वहाँ पर सब चीज़ें सेटिस्फैक्ट्री मिलती है हमको, फिर हम जाते हैं फेज 2 पे। फेज 2 क्या होता है, फेज 2 होता है बड़े पॉपुलेशन के ऊपर, मतलब 100 से लेके 500 लोगों के ऊपर एक टेस्ट किया जाता है। उसको वैक्सीन को 100 से 500 लोगों के बीच का जो पुल है, ग्रुप लोग लिए जाते हैं, उसमें मेल फीमेल सब होते हैं और फिर उनको ये वैक्सीन दी जाती है। अब वैक्सीन लेने के बाद उनको ऑब्जर्व किया जाता है, मॉनिटर करा जाता है, देखा जाता है कि उनके अंदर कोई साइड इफेक्ट तो डेवलप नहीं हुए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आई है, ठीक है। तो ये सब देखते हैं फेज 2 के। अगर सब चीज़ें सही मिलती है तब जाते हैं फेज 3। फेज 3 में देखी जाती है इसकी लॉन्ग टर्म क्या आ रही है, ये कितने समय तक, मतलब अगर ये वैक्सीन लगाते तो लास्ट कहीं बाद में जाके कोई इसके साइड इफेक्ट तो नहीं दिख रहे। तो फेज 3 में बड़े लोगों को, मतलब बड़ा पूल लिया जाता है लोगों का, मतलब ये होता है 1000 से 5000 लोगों के बीच में। अगर यहाँ पे पास हो जाता है सारे रिजल्ट, एनिमल स्टडीज फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 में अगर ये अप्रूव हो जाता है तब ये जाता है फाइनल प्रोडक्शन के लिए, मास प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। ये लाखों और करोड़ों इसकी अब डोज बनाई जाती है और फिर लोगों को सप्लाई की जाती है। इस तरह से आपकी जो वैक्सीन अभी आपको मिल रही है, जो आपने लगवाई है, वो इस तरह से डेवलप हुई है, ऐसे नहीं डेवलप होके आई है, उसके ऊपर बहुत जांच पड़ताल करी गई तब जाके वो बाहर आई है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे, अब क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने आपको वीडियो दिखा दिया है, अब आपको थोड़ी आसानी रहेगी समझने में, ठीक। अब बात करते हैं हाउ डू वैक्सीन्स वर्क, कि वैक्सीन काम कैसे करती है। हम वैक्सीन चिल्ला रहे हैं, इतनी दिनों से बात कर रहे हैं वैक्सीन, तो ये वैक्सीन काम कैसे करता है, ठीक है। सो जर्म्स आर ऑल अराउंड, सबको पता है कि आज आपके हाथ, मतलब आपके जहाँ आप बैठते हैं उसके हाथ चारों तरफ वहाँ पे कोई ना कोई जर्म्स है, ठीक है ना। जर्म्स मतलब जो आपको बीमार कर सकते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो सकता है, चाहे वो वायरस हो सकता है, कोई भी पैथोजन हो सकता है, ठीक है। बोथ इन आवर एनवायरमेंट एंड इन आवर बॉडी, when a person is susceptible and then encounter an harmful organism, it can lead to disease and death। हमारे चारों तरफ तो जर्म्स हैं ही, बल्कि कुछ जर्म्स ऐसे होते हैं जो इंसानों को बहुत बीमार कर सकते हैं, बहुत हार्म पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और उस हार्म से क्या होता है, वो बीमार पड़ते हैं और बीमार से उनकी मौत हो सकती है। The body has many ways of defending itself against pathogen। हमारे बॉडी के पास बहुत तरीके हैं हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अगर आप इसको यूँ समझना चाहो, जैसे एक हमारा देश है, तो हमारे देश को बचाता कौन है, आर्मी। कोई भी बाहर से चीज़ अंदर आती तो हमारी आर्मी बॉर्डर्स पे खड़ी हुई है। यूँ समझो हमारी जो भारत का नक्शा है उसके चारों तरफ क्या है, ऊपर पूरा आर्मी, BSF, आर्मी सब लगे हुए होते हैं। क्यों, क्योंकि बाहर से कोई अंदर आ नहीं सकता। सेम हमारी बॉडी के अंदर है, हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम एक तरह का सोल्जर का काम करती है, डिफेंस का एक इम्यून सिस्टम बोलते हैं इसको, ठीक है। सो जो क्या करते हैं, द बॉडी हैज ए मैनी वेज ऑफ डिफेंडिंग अगेंस्ट द पैथोजन। पैथोजन मतलब जो हमारी बॉडी को बीमार कर सकते, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे इंसान को बीमार कर सकते हैं, उनको बोलते हैं पैथोजन। वो देखा जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो बहुत बड़ा एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, लेकिन जब आप उसको नैरो करेंगे कि हाँ ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इंसानों को बीमार कर सकते हैं, उनको बोलते हैं पैथोजन। ये पैथोजन का मतलब होता है जो इंसानों को बीमार कर सकता है, वो पर्टिकुलर जर्म्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है।
Skin mucus and the cilia, microscopic here, that moves debris from the lungs, all work as a physical barrier to prevent pathogen from entering the body in the first place. तो हमारी बॉडी में क्या है, स्किन, म्यूकोसा एंड सीलिया, ये हमारा प्राइमरी प्रोटेक्शन है, मतलब हमारी चमड़ी और हमारा ये म्यूकोसा होता है ना, गले के अंदर जो म्यूकस होता है, ये एक तरह से प्राइमरी हमारा एक डिफेंस सिस्टम है, जो क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर पैथोजेंस को घुसने से रोकता है. When a pathogen does infect the body, our body defense called the immune systems triggered and the pathogen is attacked and destroyed or overcome. अगर मान लो इन केस हमारी बॉडी के अंदर वो पैथोजन घुस भी गया, ठीक है, अब घुस गया, अब क्या होगा, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, जो हमारे यहाँ की, जो हमारे देश की जो सेना है, जो फौज है, वो एक्टिवेट होती है, वो बढ़ती है उसकी तरफ, उसको मारने के लिए. नहीं, आप हमारी बॉडी को खराब करोगे, हम आपको अब रोकेंगे. ठीक है, ये हुआ आपका किस तरह से आपकी बॉडी काम करती है. अब बात करते हैं द बॉडीज नेचुरल रिस्पॉन्स. ए पैथोजन इज ए बैक्टीरियम, वायरस, पैरासाइट और फंगस दैट कैन कॉज डिजीज विद इन द बॉडी. सबको पता है पैथोजन क्या होता है, कोई एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो सकता है, चाहे वो वायरस हो सकता है, चाहे वो फंगस हो सकता है, कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इंसान को बीमार कर दे, उसको पैथोजन बोला है. Each pathogen is made up of several sub part, usually unique to specific pathogen and the disease is caused. जो हमारा पैथोजन होता है उसके डिफरेंट बॉडी कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है, द सब पार्ट ऑफ पैथोजन दैट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी इज कॉल्ड एज एन एंटीजन. अब मैंने आपको बताया था वायरस है, अब वायरस के हर पार्ट जो है उसके ऊपर हमारी इम्यून सिस्टम काम नहीं करता है. उसके ऊपर जो स्पाइक प्रोटीन है, कोरोना की बात कराई जाए तो उसका जो स्पाइक प्रोटीन है, जो कोरोना, जिसके कारण उसको कोरोना किया गया है, तो उसके अगेंस्ट ही हमारी एंटीबॉडीज बनती है. तो उसको क्या बोलेंगे, उस पार्ट को एंटीजन. उसकी जो बॉडी का बाहर का खोखा है ना, वो उसके ऊपर एंटीबॉडी नहीं बनती है, हम उससे स्पाइक जो ऊपर जो क्राउन बना हुआ है ना, उसके ऊपर एंटीबॉडी बन के आती है, उसको बोलते हैं एंटीजन. ठीक है, एंटीजन का मतलब ये होता है कि बाहर का कोई फॉरेन पार्टिकल जिसके देख के हम उसको आइडेंटिफाई कर सके. जैसे सपोज करो सेना सामने खड़ी हुई है, अब सेना कैसे पता करेगी कि वो सिविलियन है और एक टेररिस्ट है. सिविलियन के हाथ में तो कोई हथियार नहीं होगा, वो टेररिस्ट अपने हाथ में बंदूक लेके आ रहा है, इसका मतलब वो कोई ना कोई गलत काम करने आ रहा है. ठीक है, तो वैसे ही हमारे इम्यून सिस्टम भी ऐसे ही देखता है. कोई वायरस आ रहा है तो वायरस के ऊपर स्पेसिफिक कोई एक ऐसे आइडेंटिफिकिंग मार्कर्स होते हैं जिसको देख के हम पता कर सकते हैं कि ये जो है हमें बीमार कर सकता है या हमारी बॉडी को हार्म करता है, तो उस पार्ट को बोलते हैं एंटीजन. द एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड इन द रिस्पांस ऑफ पैथोजन एंटीजेंस आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम. ठीक है, you can consider the antibody as a soldier in your body defense system. Each antibody or a soldier in our system is trained to recognize one specific antigen. जैसे हमारे देश के अंदर बहुत डिफरेंट तरह की फोर्सेस होती है, एयर फोर्स होती है, नेवल होती है, या फिर आपका आर्मी होती है, बीएसएफ होती है, फिर उसके अंदर कमांडोज आ जाते हैं, एनएसजीएस आ जाती हैं, उसके अंदर पुलिस भी आ जाती है. ये सब मिलके क्या करते हैं, एक डिफेंस सिस्टम बनाते हैं हमारी बॉडी, हमारे देश का. ठीक है, अब सेम हमारे बॉडी के अंदर भी है, सेम हमारे बॉडी में क्या है, जैसे लिम्फोसाइट्स है, माइक्रोफेज है, न्यूट्रोफिल्स है, यूसिनोफिल्स है, ये सारे हमारे सोल्जर्स हैं. ठीक है, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बाहर के पैथोजन से. ठीक है, दे हैव थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी. व्हेन द ह्यूमन बॉडी इज एक्सपोज्ड टू एन एंटीजन फॉर द फर्स्ट टाइम, it takes time for the immune system to respond and produce antibody specific to that antigen. अगर मान लो पहली बार एक्सपोज हो रहा है वो इंसान उस पर्टिकुलर वायरस से या उस पर्टिकुलर एंटीजन से, तो थोड़ा टाइम लगता है बॉडी को उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने का. जैसे कोई बच्चा मुझे बता रहा था, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा. अभी पूछा एक बच्चे ने कि फीवर आता है. अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको कोविड नहीं हुआ है, कोरोना वायरस इन्फेक्ट नहीं, उसने इंजेक्शन लगवाया है, तो उसको बुखार तो आ ही रहा है. अगर मान लो इसको कोविड हो गया है, अब वो इंजेक्शन लेने जा रहा है तो उसको बुखार कम आ रहा है. क्यों? क्योंकि बॉडी पहचान जाती है कि ये बाहर से वैक्सीन और थोड़ा कमजोर है, तो इतना तेज है वो रेस्पॉन्ड करता है मेरी बॉडी. आया समझ में? थोड़ा आप दिमाग चला आप लोगों का, थोड़ा कुछ समझ में आया क्या कहना कहा मैंने? कोई दो लोग हैं, दो लड़के हैं, दोनों लड़के वैक्सीनेशन कराने जा रहे हैं. एक लड़का जो है इसको पहले ही कोविड हो चुका है लेकिन वो रिकवर कर गया है, अब पूरा स्वस्थ है. लेकिन एक ऐसा है जिसको कोविड अभी तक हुआ ही नहीं. दोनों को सेम इंजेक्शन लगाया उस दिन. एक जो पहला वाला जो बंदा है जिसको कोविड नहीं हुआ है, जो बच्चा है, वो इंजेक्शन लगाता तो उसको फीवर बहुत तेज आता है. वहीं जो एक लड़का है जिसको कोविड नहीं हो चुका है और वो वैक्सीन लगा रहा है तो उसको फीवर कम आता है. इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि हमारा इम्यून सिस्टम ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुका है कि हाँ ये कुछ आई है, तो बाहर से उसने आया, उसने और अपने आप को तैयार करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। The body natural response. In the meantime, the person is susceptible to becoming ill. Once the antigen-specific antibodies are produced, they work with the rest of the immune system to destroy the pathogens and stop the disease. The antibody to one pathogen generally do not protect against another pathogen except when two pathogens are similar to each other, like cousins. तो क्या होता है, हमारी बॉडी पहले पहचान जाती है कि कौन सा हमारा पैथोजन है, कौन हमें बीमार कर सकता है. Once the body produces antibody in its primary response to an antigen, it will create antibody producing memory cell which will remain alive even after the pathogen is defeated by the antibody. अब एक बार हमारी बॉडी एक बार एक्सपोज हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि हाँ ये एंटीजन है और ये एंटीजन जो है मतलब ये पैथोजन का ये जो पार्ट है जो हमको बीमार कर सकता है, उसका एंटीजन में पता चल गया. हमारी बॉडी में क्या, अगर मान लो पैथोजन मर भी जाता है, खत्म हो जाता है, तब भी हमारी बॉडी के अंदर ये रहता है. अगर मान लो 30 साल बाद अगर ये वायरस वापस आता है तो हमारी बॉडी अब सुरक्षित है, हमें डरने वाली बात नहीं है. तभी तो बचपन में वैक्सीनेशन लगा दिया जाता है बच्चों के. वैक्सीनेशन क्यों? अगर वो पूरी जिंदगी भर अब उसके साथ रहेगा, वो कभी उसको वो बीमारियां परेशान नहीं करेगी, ठीक है. जैसा कोविड के साथ भी यही है, ठीक है. If the body is exposed to the same pathogen more than once, the antibody response is much faster and more effective in the first time because the memory cells are at the ready to pump our antibody against the antigen. अभी देखो क्या हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है. अगर कोई एक इंसान है, वो कोविड हुआ, कोविड से उसको निकलने में 10-12 दिन लगे, ठीक है. वायरस को, बॉडी को, इम्यून सिस्टम को उसको मारने के लिए, उसको हराने के लिए वायरस को 10-12 दिन लगे. अगर मान लो 30-40 साल बाद उसको वापस से वो इन्फेक्शन होता है तो वो एक दिन में ठीक हो जाएगा. वो 10-12 दिन नहीं लगाए क्योंकि उसकी बॉडी अब पहचान चुकी है, उसके अंदर मेमोरीज बन गई है. अब जैसे ही वायरस आएगा ये फटाफट इसको बनाना स्टार्ट करेगा और उस वायरस को मार देगा. आया समझ में? क्या लिखा है? If the body is exposed to the same pathogens more than once, the antibody response is much faster and more effective than the first time around because the memory cells are at ready to pump the antibodies against antigen. This means that if a person is exposed to a dangerous pathogen in the future, their immune system will be able to respond immediately, taking against the disease. फ्यूचर में अब उसको डरने की बात नहीं, अब उसकी बॉडी अब सुरक्षित है, उसको कोई बीमारी नहीं है. देखो ये ऐसे होता है, ये लॉकिंग की तरह के तरह काम करता है. देखो यहाँ पे सारे बीमारियों के नाम दे रखे हैं, बड़े डेंजरस बीमारीज हैं. पहला तो दे रखा है मिजल्स, ठीक है. मिजल्स है, मिजल्स का देखो ये एंटीजन जो है इसका बॉडी का ये पार्ट है, देखो ये ऊपर दिख रहा है ना, ये थोड़ा ट्रायंगल जैसा है. तो हमारी जो बॉडी में ये बनेगी एंटीबॉडीज, वो भी ऐसी बनेगी, तो इसमें फिक्स होके ये दोनों बैठ जाएंगे इसके ऊपर आके. तो ये मिजल्स का जो वायरस है, जो उसका पैथोजन है, वो बॉडी के अंदर इंटरलाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है. फिर बात करते हैं चिकन पॉक्स. ये दोनों क्या है? सब एग्जिस्टिंग, ये सब क्या है? एग्जिस्टिंग पैथोजेंस है, ठीक है. एग्जिस्टिंग पैथोजेंस कौन सा है? चिकन पॉक्स. अब चिकन पॉक्स का जो पैथोजन है वो देखो इस तरह से दिखता है. इसका हमारी बॉडी के अंदर लॉकिंग की तरह बना हुआ है. अब ये हमारी बॉडी में आएगा तो हमारी बॉडी पहले पकड़ लीजिए, उसको बाहर ऐसे डंडे से बाहर फेंक दीजिए, अंदर नहीं आना है आपका, आप हमारी बॉडी को हार्म नहीं करोगे. या फ्लू के अंदर ऐसा बना रखा है. अब मान लो कोई नया पैथोजन आया, अब उसके जो एंटीजन जो है इसके ऐसे रेक्टेंगल शेप के हैं, ठीक है. रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी कहना चाहो. हमारे बॉडी के पास कोई एंटीबॉडी है ही नहीं. ये हमारी बॉडी को अब थोड़ा सा डैमेज कर सकता है. ये अब डैमेज नहीं कर पाएंगे, अभी इनकी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन गई है. लेकिन ये जो नया बन के आया है हमारे पास अब एंटीबॉडी नहीं. तभी तो वैक्सीनेशन चाहिए, तभी तो दुनिया बोली थी वैक्सीन लाओ वैक्सीन लाओ वैक्सीन लाओ. क्यों लाओ वैक्सीन? वैक्सीन का यही है कि हमारी बॉडी अब सुरक्षित रहे. When a new pathogen or a disease enter our body, it introduces a new antigen. For every new antigen, our body need to build a specific antibody that can grab onto the antigen and defeat the pathogen. हमें टाइम लग जाता है, इसलिए इतनी मौतें हो गई. जिनका वैक्सीन नहीं है इसलिए इतनी सारी मौतें हुई. हाउ वैक्सीन हेल्प्स? वैक्सीन हेल्प कैसे करती है? जस्ट अ मोमेंट. अब बात करते हैं हाउ वैक्सीन.
वैक्सीन कंटेन weakened or inactive part of particular organism or say antigen that triggers an immune system response in the body. अब वैक्सीन होता क्या? वैक्सीन जो कंटेन करता है क्या वीकेंड या तो बहुत कमजोर या इनएक्टिव पार्ट ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है. सो न्यूअर वैक्सीन कंटेन द ब्लूप्रिंट फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीजन rather than the antigen itself. Regardless of whether the vaccine is made up of the antigen itself or the blueprint, so that the body will produce the antigen that this weakened version will not cause the disease in the person receiving the vaccine, but it will prompt the immune system to respond. I just follow the time in class. So will not cause the disease in the person receiving the vaccine, but it will prompt their immune system to respond as much as it would have it on first reaction to the actual pathogen. इसका कहने का मतलब ये है, अल्टीमेटली यही है कि हमारी बॉडी के अंदर मेमोरीज बन गई है, अब हमारी बॉडी को ये खराब नहीं कर पाएगा. अब ये देखो नई वैक्सीन काम कैसे करती है. नई वैक्सीन क्या होता है? हमने वैक्सीन बनाई, वैक्सीन के अंदर क्या करा, ये हमने वैक्सीन जो बनाई है इसमें हमने एक पार्ट ले लिया, इसका पार्ट ले लिया, जो हमारा वायरस था उसका एक पार्ट ले लिया. अब वो पार्ट क्या हुआ? एंटीजन है. तो हम उसको बॉडी के अंदर भेजेंगे. बॉडी के अंदर भेजेंगे तो ये पार्ट जो है ये बीमारी नहीं कर पाएगा, हमारी बॉडी को हार्म नहीं कर पाएगा, लेकिन क्या होगा, ये हमारी एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है ना. ये वैक्सीन इज अ टाइनी वीकेंड नॉन डेंजरस फ्रेगमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म includes part of antigen. It is enough that our body can learn to build the specific antibody. Then if the body encounter the real antigen later as a part of real organism, it is already known how to defeat. हमारी बॉडी पहचान जाती है, फिर वो जानती है अब उसको मुझे हराना कैसे है. अगर मान लो आप क्रिकेट खेलने गए हो, कितने लोगों ने बच्चों ने क्रिकेट खेला, अगर मान लो आप नई टीम से खेलने जा रहे हो तो आपको पता नहीं है वो टीम कितनी भारी है, कितनी स्ट्रांग है, कितनी वीक है. लेकिन आपने एक बार उस टीम के अंदर खेले तो आपको पता चल जाएगा कि उस टीम का कितनी स्ट्रांग है, उसमें कौन कौन सा प्लेयर है ज़्यादा अच्छा है, कौन बैटिंग अच्छा करता है, कौन बॉलिंग अच्छा करता है, कौन फील्डिंग. तो आप अपने आपको स्ट्रेटेजी बना सकते हो. लेकिन जब जाते हैं ना नया तो पता ही नहीं चलता है. कभी कभार देखा हो जब अपने देश के अंदर कोई नया फास्ट बॉलर आता है तो उसको लास्ट में बचा के रखते हैं. कोई मेन इंपॉर्टेंट मैच आता है फाइनल, तब जाके उसको उतारते हैं, करते हैं ना, सामने वाले को चौंकाने के लिए. तो हमारी बॉडी को भी ऐसे क्या होता है, नया जो वायरस आता है तो हमारी बॉडी पहचानती नहीं है कि हमारा दोस्त है या हमारा दुश्मन है. अब वो बेचारा अंदर आता है, वो मल्टीप्लाई करता है, हमारी बॉडी को बहुत डैमेज कर जाता है, अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है. लेकिन क्या होता है, वैक्सीन क्या करती है, हमारी बॉडी को चेताती है, बताती है कि ये आपकी बॉडी को हार्म कर सकता है, आप पहले अपने आप को तैयार रखो. ठीक है. सम वैक्सीन रिक्वायर्स मल्टीपल डोज गिवन वीक्स और मंथ अपार्ट. तो हमारी बॉडी में क्या होता है, जो वैक्सीन एक बार लगा ली इसका मतलब काम नहीं हुआ है, कभी कभार उसकी बूस्टर डोज भी लगती थी, उसको बार बार बॉडी बोलती है अरे वाह ठीक है इतना सा हो गया, हमें फर्क नहीं पड़ता, बट लेटर ऑन वी रिक्वायर टू गिव एन बूस्टर डोज. हमारी बॉडी को वापस बताना है नहीं, ये आपको बहुत ध्यान से काम करना है इसके ऊपर. This is sometimes need to allow for the production of long-lived antibody and the development of memory cells. In this way, the body is trained to fight the specific disease-causing organism, building up the memories of the pathogen so as to rapidly fight if when exposed in the future. अब बात करते हैं हमारी कोविड-19 के ऊपर. अब हमने जनरल बात कर ली वैक्सीन के ऊपर. अब बात करेंगे हम कोविड-19 के ऊपर, वैक्सीन के ऊपर. ये होता क्या है वैक्सीन? ठीक है. द न्यू SARS-CoV-2 वायरस इज एन आरएनए वायरस. क्या है? आरएनए का वायरस है. इसके अंदर जो वायरस है, वायरस के अंदर आरएनए है. ठीक है. इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? एक आरएनए है, which belongs to a coronavirus family and causes COVID-19. सबको पता है ये जो वायरस है ये कोविड-19 करता है. The newly sequenced virus appears to be originated in China. चाइना के अंदर ये पहला केस आया था and spread rapidly throughout the world, becoming a pandemic until January 5th, 2021. It has causes more than almost 2 lakhs deaths. So ये old data, almost 6-7 महीने पुराना डाटा है. तो 5 जनवरी 2021 तक ये रिपोर्टेड है, मतलब एक्चुअल डेथ्स इससे भी ज्यादा हो सकती है, अनरिपोर्टेड डेथ्स अभी तक रिपोर्ट में आई नहीं है. Hence, laboratory worldwide is developing an effective vaccine against this disease, which will be essential to reduce the mortality and the morbidity. Currently, more than 64 vaccine candidates, most of them aiming to induce neutralization antibody against the spike protein. तो 64 जो हमारी वैक्सीन है वो स्पाइक प्रोटीन के ऊपर डेवलप करे जा रहे हैं.
These antibody will prevent the uptake of human ACE2 receptor, thereby limiting the viral entrance. क्या हो रहा है, ये जो वायरस हम वैक्सीन बना रहे हैं वो करता क्या है, ये वायरस जो हमारे सेल से बाइंड होता है और फिर अंदर चला जाता है और मल्टीप्लाई करता है, उसको बाइंड ही नहीं होना। अगर वायरस हमारी बॉडी में तो ये करती क्या हमारे ये एंटीबॉडी उसके चारों तरफ उसके ना स्पाइक प्रोटीन पे चिपक जाती है, तो लॉक इन की हो ही नहीं पाता है, वो मिल ही नहीं पाता है और अंदर जा ही नहीं पाता और फिर बाहर घूमता रहता है और फिर मर जाता है। ठीक है, different vaccine platform are being used for vaccine development, each one presenting several advantages and disadvantages. So thus far 13 vaccine candidates are being tested in the phase 3 clinical trials. Therefore it is closer to receiving approval authorization for a large scale immunization. अब बात करते हैं, मैंने टेबल निकाली है, इस टेबल के अंदर 4 डिफरेंट स्ट्रेटजीज दिखाई गई है वैक्सीन बनाने की और उसके अंदर कौन कौन सी वैक्सीन किससे बनी। जैसे अगर आप इधर देखो तो ये कोवैक्सीन का नाम सुना है, कोवैक्सीन? यस सर। तो कोवैक्सीन किसके कैटेगरी के अंदर आती? इनएक्टिवेटेड पैथोजन वैक्सीन। इसमें जो वायरस है उसको बिल्कुल ही वीकेंड कर दिया या उसको मतलब ऑलमोस्ट डेड कर दिया है और फिर उसका वैक्सीन बनाया गया। तो हमने पूरा का पूरा वायरस ही यूज किया है इसके अंदर कोवैक्सीन बनाने के लिए। कोवैक्सीन बना कौन रहा है? भारत बायोटेक बना रहा है। ये थोड़ा ओल्ड डाटा है बच्चों, ये डाटा बिल्कुल रिसेंट नहीं है, पुराना डाटा है। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल जो था इसका 6 नवंबर 2020 से निकलना था। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो थे वो 26,000 लोगों पर टेस्टिंग होने वाली थी। इसका स्टोरेज जो है 2 से 8 डिग्री के अंदर होना चाहिए और इसकी 2 डोज लगती है। ठीक है, कोवैक्सीन की 2 डोज लगती है। ये चेंज होता रहता है, डिपेंड करता है डाटा क्या है। ठीक है, फिर इसके अलावा देखो बहुत सारी ऐसी जैसे ये इनएक्टिव पैथोजेंस के अंदर देखो कितनी सारी वैक्सीन बनाई गई है, ये सारे नाम है। जैसे कोनावैक जो है ये इन पर्टिकुलर कंपनी ने डेवलप करी है, जिसका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं किया, तो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ने भी बनाया है। यहाँ पे चाइनीज वालों ने ये वाली कोई बनाई है, उसने भी क्या करा, इनएक्टिव पैथोजन को यूज किया। फिर एक ये जो दवाई थी उन्होंने ये इन लोगों ने बनाई, वापस चाइनीज ने बनाई। तो इनके सबके जो क्लिनिकल ट्रायल्स फेज 3 के थे, मतलब बड़े पुल के ऊपर, तो यहाँ पर कितने लोगों पे किया? 63,000 लोगों पे, यहाँ पे 21,000 लोगों पे काम किया। और सबकी स्टोरेज देखो कॉमन है, क्योंकि वायरस को स्टोर रखना है, अगर वो डीनेचर्ड है, वीकेंड वायरस है, तो उसको स्टोर रखना है तो हमें कम टेम्परेचर रखना पड़ता है। तो कहीं कहीं हर मोस्टली जहाँ पर भी देखोगे 2 डोज मिनिमम चाहिए। ठीक है, अब जैसे और देखना चाहो, जैसे स्पुतनिक है, ये नाम सुना है? स्पुतनिक वी, रशियन कंपनी थी ना, रशिया वालों ने बनाई है। स्पुतनिक वी का नाम खूब सुना होगा न्यूज के अंदर, यस और नो? तो ये जो स्पुतनिक वी है वो रेप्लिकेशन डिफेक्टिव वायरल वेक्टर वैक्सीन से बनाई गई है। और स्पुतनिक किसने बनाया था? रशियन फेडरेशन ने बनाया था, मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ रशियन फेडरेशन ने ये दवाई बनाई थी। इसके अंदर जो फेज जो था, इसके अंदर 40,000 फेज 3 के अंदर क्लिनिकल ट्रायल्स बैठे थे, इसमें भी 2 डोज की रिक्वायरमेंट थी। तो ऐसे जैसे मॉडर्ना का नाम सुना होगा, खूब नाम में आ रहा है मॉडर्ना, ये एक mRNA वैक्सीन है। ठीक है, मॉडर्ना की वैक्सीन के बारे में सुन रहे हैं या फाइजर के बारे में सुन रहे हो, जिसका नाम इन्होंने यहाँ रख रखा है। तो ये सब 4 तरह की इन्होंने वैक्सीन डेवलप की है। हम 4 तरीके से या 5 तरीके से ये वैक्सीन हम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारा दे रखा है कि कौन सा क्या कैंडिडेट कहाँ काम आता है, तो ये डेवलप किया है। अब एक काम करते हैं, मैं आपको एक वीडियो और दिखाता हूँ किस तरह से ये थोड़ा सा नेक्स्ट जो आपकी क्लास रहेगी उसके अंदर काम आएगा। मैं आपको थोड़ा सा वेरिएशन के बारे में बताता हूँ। अभी आप सुन रहे होंगे ना कि कोविड-19 वेरिएट हो रहा है, उसका अपना वेरिएशन बना रहा है, कभी डेल्टा बनता है, कभी बीटा बनता है। वो क्यों बनता है, यस और नो? तो उसके ऊपर एक वीडियो देखते हैं एंड फाइनली we'll end up by seeing some of the answers. So I'll just show you the videos because this will be taken up in a new class. तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा अभी अवेयर करना चाहता हूँ वैक्सीनेशन के पार्ट में, मैं आपको एक बार समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये आप वीडियो देखो एक और। I hope you can see the screen now. Yes, sir. Okay, I'll just show you the video. Just look at the video. 5th, 2020, the United Kingdom went into lockdown. वेरिएंट सुनते हो ना, वेरिएंट आ रहे हैं, डेल्टा आ रहा है, ये आ रहा है, तो क्यों आ रहा है उसके बारे में वीडियो। तो एक वीडियो देखते हैं and then finally we'll end up the class. On November 5th, 2020, the United Kingdom went into lockdown.
They were trying to control a spike in COVID-19 cases. And if you look at the chart of cases, it seemed to work. But despite having the same lockdown measures, infections in Kent, an area outside of London, were still rising. In early December, the overall drop in cases led the country to relax restrictions anyway. And then, this happened. It wasn't until around this time that researchers realized that somewhere in Kent, the virus itself had changed. It was a new variant. It was more contagious, and it was spreading. By the time scientists gave it a name, it had spread to most of southeast England. 2 months later, it was in 30 other countries. 5 months later, it was the most common form of the virus found in the United States. Lately, more and more variants are emerging in various places around the world. So, why are they showing up now? And what does this mean for the pandemic? Viruses are very simple. They're basically just the shell of protein surrounding some genetic material, either DNA or RNA. That genetic material is made up of molecules that can be represented as a series of letters, like this. Each part of this code contains instructions for how to make one specific protein that allows the virus to function. A virus has one goal: to make more of itself. But because it's so simple, it can't do that on its own. So it uses you. Every time a virus infects a person, it uses their cells to make copies of itself, replicating this complex code again and again and again. But eventually, it makes a mistake. Sometimes it deletes or adds a letter, sometimes it flips them around. That mistake is called a mutation, and it slightly changes the instructions for making the virus. That slightly altered virus is a variant. Since viruses are constantly going through this copying process, it's normal for them to change over time. For example, this chart shows some of the mutations the SARS-CoV-2 virus has made since December of 2019. Most of the time, these mutations are harmless, or even make the virus weaker, and they quietly disappear without making any notable difference. But other times, a series of mutations occur that give the virus a slight edge over us, which is what scientists started to notice with SARS-CoV-2 back in September of 2020. You're seeing specific mutations that do allow the virus to bind human receptors better and enter cells better. Coronaviruses are covered in spike proteins that they use to bind with and infect human cells. The thing is, that binding isn't a perfect fit, so it doesn't always get past the cell's defenses. But the B117 variant, which scientists later renamed the alpha variant, has multiple mutations on the spike protein, mutations that make it easier for the virus to bind with cells, which can help make the virus more transmissible, which led it to become a dominant strain in many places around the world. But if SARS-CoV-2 has been mutating all along, why do the variants today, like this alpha variant, suddenly seem so much worse? It's important to remember that a virus doesn't make active decisions. It's not as if it creates a strategy within your cells. Mutations are random errors. But the longer a virus is around and the more people it infects, the more it will change. And the more those changes accumulate, the more chances the virus has to evolve into something more dangerous. These 4 variants, considered variants of concern by the World Health Organization, all have mutations on the spike protein. Delta, the most recent addition to this list, has been referred to as a double mutant, because while it has many different mutations, it has 2 significant ones we've seen before. This mutation seems to make the virus more transmissible. And a version of this one, found in 2 other variants, makes it easier for the virus to reinfect people who have already had COVID-19. Meaning these 2 mutations may have evolved to dodge our natural immune response. Fortunately, the immune response we get from vaccines is much stronger than our body's natural immune response. So, while we may see variants that make our vaccines somewhat less effective, most experts think it's unlikely one will emerge that completely evades our vaccines. But that doesn't mean it can't happen. If you give the virus enough time and replicative cycles, it will sample a very large evolutionary space and find a solution to
the problem, we've presented it, which is vaccination and widespread immunity. But even if SARS-CoV-2 doesn't get to that point, as long as the pandemic continues, and as long as the virus continues to spread, it will continue to make copies of itself. So, if we want to stop the variants, we need to stop the virus. The virus has evolved, but it hasn't morphed into something unrecognizable. The vaccines we have still protect against all the variants. The trouble is, we aren't getting those vaccines around the world fast enough, which is only giving the virus more time to change and ravage areas of the world that are still waiting. The rise of variants is a reminder that the pandemic isn't over, even if it feels like it is to some of us. We need to stop this because we don't want a variant that affects immunity. And so that involves stopping replication everywhere. बच्चों समझ में आया वीडियो के बारे में? Hello. Okay. Yes, sir. So with this, we have finished our today's presentation or lecture. So we'll go through them. We'll go through some MCQs, or you can say true and false. You guys can see the slides. So first, your true and false is a COVID vaccine will have a microchip embedded on it. ये क्या सही बात है गलत बात है? You guys can write down in the chat box. Chat box पे लिख दो. COVID-19 vaccine will have a microchip embedded in it. Yes or no? So the answer is false. Vaccine can change your DNA. क्या वैक्सीन हमारे डीएनए को चेंज करता है? ट्रू और फॉल्स? नहीं, वैक्सीन जो होता है हमारे डीएनए के साथ कोई इसका लेना देना नहीं है. फॉल्स स्टेटमेंट है. So COVID-19 vaccine can cause infertility. क्या इनफर्टिलिटी करता है कोविड-19 वैक्सीन? नो, फॉल्स है. ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है. एवरीवन शुड गेट वैक्सीन. सबको वैक्सीन लगनी चाहिए. यस, सबको वैक्सीनेशन कराना चाहिए, तभी जाके पैंडेमिक रुकेगा. कोविड-19 वैक्सीन गिव यू कोविड-19 की वैक्सीन आप लगवा रहे हो, कोविड लो, कोवैक्सीन या स्पुतनिक, उससे क्या आपको कोविड-19 हो रहा है? नहीं, उससे तो आप बच रहे हो. तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. So people still need to wear mask after receiving the COVID-19 vaccine. लोगों को तब भी वैक्सीन को मास्क लगाना चाहिए. Yes, उनको मास्क लगाना ही चाहिए. True or false? Yes, true. सबको मास्क, अगर वैक्सीन लग गया तब भी आपको मास्क लगाना है. So that's all, guys. This is your today's lecture on vaccination strategies for COVID-19. I hope you have enjoyed the videos and the information that was shared in this particular video, or you can say this particular lecture. So with that note, I'll just wind up the class now. And in your next class, or you can say in the next series, we'll see some another interesting points on COVID-19. Okay, so as we are about to close this particular series of lecture, living in the age of pandemics. Okay, so with that note, I'm signing off. We'll see you soon. Bye bye. Take care.